हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की जो क्लास है हम लोग इसमें थियरी का एक सेशन लेके आए हैं और परमाणु संरचना। परमाणु संरचना मित्रों एक ऐसा चैप्टर है जो आरपीएससी और यूपीएससी के सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो चाहे वो रीट का लेवल का ले लो, चाहे एसआई लेवल ले लो या पटवार लेवल ले लो, ठीक है ना। तो कोई भी लेवल हो उसमें परमाणु संरचना केमिस्ट्री का एक ऐसा चैप्टर है जो पूछा जाता है। आज हम लोग क्या करेंगे कि परमाणु संरचना के अंदर परमाणु का संगठन, ठीक है ना, कंपोजिशन ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, थॉमसन मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल, इसको हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में जब हम इनको डिस्कस कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले परमाणु के बारे में किसने बताया। ठीक है, सबसे पहले परमाणु के बारे में किसने बताया ये हमें पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं आपको पहली स्लाइड लेके आ रहा हूँ। इस स्लाइड के अंदर हम ये देख रहे हैं कि सबसे पहले परमाणु के बारे में किसने बताया, ये हम देखेंगे। तो आप यहाँ पे देखें कि हम लोग मानते हैं, क्योंकि सबसे पहले जॉन डाल्टन, ये एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। उन्होंने बताया था कि पदार्थ जो होता है, कोई भी पदार्थ होता है, कोई भी मैटर होता है, एनी मैटर, वो हमेशा छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। उन कणों को हम परमाणु या अणु कहते हैं। ठीक है ना, परमाणु या अणु कहते हैं। ठीक है, दूसरा मैं आपको ये भी बता देता हूं कि जो भी पदार्थ परमाणु या अणु से मिलकर बनते हैं उनमें उनके गुणधर्म होते हैं, उनमें उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, और दूसरा जॉन डाल्टन ने सबसे पहले पदार्थों का गुणों का विश्लेषण किया था। ठीक है, और उन्होंने परमाणु संरचना सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक है, डाल्टन का जो परमाणु संरचना सिद्धांत था, एटॉमिक स्ट्रक्चर थ्योरी थी, ठीक है, उसके हिसाब से हम उनको सबसे पहले आज भी स्टडी करते हैं। ये इन्होंने 1808 में दी थी, जिसमें उन्होंने यही बताया था कि हर एक पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बनता है और उन सबसे छोटे कणों को जो अविभाज्य होते हैं, अविभाज्य, ध्यान रखना यहाँ पे, डाल्टन ने कहा था कि जो अविभाज्य होते हैं उनको हम परमाणु कहते हैं। ठीक है, उसके बाद और थियरी आती गई, तो आपको पता ही है, और थियरी आती गई जिसमें ये देखा गया कि परमाणु अविभाज्य नहीं है। ठीक है ना, तो हम पहले तो ये देखते हैं कि डाल्टन ने तो ये बोला था कि वो सबसे छोटा कण है, वही मिलके सारे पदार्थ बनाता है, उसको हम परमाणु कहते हैं। ओके, क्लियर है ये वाली चीज। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देखते हैं कि डाल्टन के अनुसार, डाल्टन ने क्या बताया था कि जितने भी परमाणु होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है ना, मतलब बहुत ही छोटे कण होते हैं, उनको हम परमाणु कहते हैं। ठीक है, और जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ऑल केमिकल रिएक्शंस, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें ये परमाणु भाग लेते हैं। ठीक है ना, परमाणु ही उसमें मुख्यतया भाग लेते हैं, ये इन्होंने बताया था। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया था कि परमाणु अविभाज्य कण है, परंतु जो नए धारणाएं आई हैं, जो आधुनिक धारणाएं आई हैं, उनके आधार पर हम ये मानते हैं कि परमाणु एक अविभाज्य कण नहीं है। ठीक है, वो विभाज्य है, उसको हम और टुकड़ों में, सब एटॉमिक पार्टिकल में तोड़ सकते हैं, प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, न्यूट्रॉन में, मेसॉन में, वॉटएवर, उनमें हम तोड़ सकते हैं। क्योंकि आधुनिक अवधारणा ये बताती है कि कोई भी परमाणु जो होगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनमें प्रोटॉन्स होंगे, प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं,
और जो न्यूट्रॉन होंगे इनसे मिलकर बनता है, जिनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। ठीक है। और आधुनिक धारणाओं को बल दिया था किसने? जे थॉमसन हो गया, रदरफोर्ड हो गया, बोर मॉडल हो गया। उन्होंने ये बताया कि ये एक आगे विभाज्य कण होता है, इनमें सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं और सब एटॉमिक पार्टिकल को भी अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग समय पर बताया। ओके, तो हम बात करते हैं सबसे पहले इनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। जैसे इनका जो संगठन होता है, परमाणु का जो संगठन होता है, ठीक है, इस संगठन को बताने का काम सबसे पहले किया था जे थॉमसन ने। ठीक है। और इनके साथ था रदरफोर्ड। ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने एटॉमिक मॉडल के बारे में बताया। और इन्होंने बताया कि कोई भी परमाणु होगा, कोई भी परमाणु, छोटे से छोटा परमाणु जो होता है, ये देखिएगा, ये जो परमाणु होता है ये छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल उप परमाणु कणों से मिलकर बनता है। और उप परमाणु कण में मुख्यतया होते हैं एक तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये मुख्य सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। इनके अलावा कुछ पॉजिट्रॉन्स, ठीक है, न्यूट्रॉन, मेसॉन, ये भी होते हैं। ठीक है। परंतु ये जो पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन और मेसॉन है, ठीक है, ये असामान्य कण है। क्या है? असामान्य मूल कण है। जबकि मूल कण कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तीन कण जो हैं, ठीक है ना, कौन कौन से? ये वाले जो तीन कण यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये वाले, ये तीनों कण, ठीक है ना, इनको हम लोग क्या मानते हैं? मूल कण मानते हैं। क्या मानते हैं? मूल कण मानते हैं। और ये वाले जो तीन हैं, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन और मेसॉन, ठीक है, इनको हम असामान्य मूल कण मानते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये परमाणु का संगठन हो गया। अब हम इसके आगे वाले पॉइंट पे आते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये कैसे बने। ठीक है, इसको हम देख रहे हैं। तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। किन की बात करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। चलिए, इलेक्ट्रॉन की हम जब बात करते हैं, थोड़ा सा इसको ठीक कर देते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स जो होता है मित्रों, वो ऋण आवेशित पार्टिकल होता है। कैसा होता है? ऋण आवेशित पार्टिकल होता है, नेगेटिव पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। ठीक है, ये एक ऋण आवेशित पार्टिकल होगा और इसकी खोज जो पूछा जाता है आईपीएससी और यूपीएससी में कि इलेक्ट्रॉनों की खोज किसने करी, तो मित्रों आपको याद रखना है कि जे थॉमसन ने 1897 में, 1897 में इलेक्ट्रॉनों की खोज करी थी। ठीक है ना। और जैसे हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित हैं, इसलिए हम इन्हें कैथोड किरणों का भी भाग मानते हैं, क्योंकि कैथोड नेगेटिव होता है तो उसका भाग भी ये इलेक्ट्रॉन ही होते हैं मित्रों। और कैथोड किरणों की भी खोज अगर हम देखें, कैथोड किरणों की भी जो खोज है, मतलब जो ऋण आवेशित किरणें, उनकी खोज है वो विलियम क्रुक्स और जे थॉमसन ने मिलकर करी थी। ठीक है, और ये कब करी थी? 1880 के अंदर। इन्होंने क्या करा? इन्होंने क्या करा कि एक विसर्जन नलिका ले ली। विसर्जन नलिका मतलब एक नलिका होती है इस तरह की, ऐसी, ठीक है, जिसके अंदर निर्वात बना दिया जाता है। ठीक है, उसका जो वायु दाब है वो 10 की पावर -2 से 10 की पावर -3 mmHg कर दिया जाता है, मतलब वैक्यूम जैसी स्थिति बना दी जाती है। ठीक है, और 10,000 वोल्ट के ऊपर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है।
तो वो उन्होंने देखा कि 10,000 वोल्ट की विद्युत धारा 10 की घात -2 से 10 की घात -3 mmHg के दाब पर अगर किसी विसर्जन नलिका में पास करी जाती है तो उनमें एक नीले रंग की किरणें निकलती हैं, और ये नीले रंग की जो किरणें निकलेंगी इन्हीं को हम लोग कैथोड किरणें कहते हैं। क्या कहते हैं? कैथोड किरणें कहते हैं। और ये ऋण आवेशित किरणें होती हैं। कैसी होती हैं? ऋण आवेशित किरणें होती हैं। ठीक है, मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बेंड करती है, ठीक है, या मूव करती है। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने करी थी। ऋण आवेशित कण होते हैं। विसर्जन नलिका में 10,000 वोल्ट और 10 की घात -2 से 10 की घात -3 mmHg पर अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो जो नीले रंग की किरणें उत्पन्न होती हैं उनको हम कैथोड किरणें कहते हैं। ठीक है, और कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन से ही बनती है और वो ऋण आवेशित होती है। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, प्रोटॉन। दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल है मित्रों प्रोटॉन। प्रोटॉन जो है ये सेकंड सब एटॉमिक पार्टिकल है, और मैं इसमें थोड़ी सी बड़ा ले लेता हूँ। ये दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो प्रोटॉन है। प्रोटॉन नाम से ही पता चलता है कि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, धन आवेशित पार्टिकल है, इसमें धन आवेशित कण होते हैं। ओके, और इसकी खोज, दूसरा ये पूछा जाता है, इसकी खोज जो है गोल्डस्टीन नाम के वैज्ञानिक ने करी थी। जे थॉमसन ने करी थी इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की करी थी गोल्डस्टीन ने। ओके, याद रखिएगा ये चीज आप। ठीक है, और ये पॉजिटिव किरणें हैं इसलिए हम इनको एनोड किरणें भी कहेंगे। क्या कहेंगे? एनोड किरणें भी कहेंगे। और इन्होंने भी क्या करा था कि विसर्जन नलिका के अंदर, जैसे कि जे थॉमसन ने किया था कैथोड किरणों के लिए, वैसा वैसा इन्होंने विसर्जन नलिका में एक छिद्रित कैथोड लगा दिया। ठीक है ना, जैसे एक विसर्जन नलिका इन्होंने ले ली। ठीक है, इसके अंदर एक तरफ इन्होंने पॉजिटिव ले लिया, एक तरफ इन्होंने छिद्रित यहाँ पर कैथोड ले लिया। इसमें भी इन्होंने वही 10,000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट के ऊपर, ठीक है ना, विद्युत धारा प्रवाहित करी, वही 10 की घात -2 से 10 की घात -3 mmHg दाब पर। ठीक है ना, तो इनमें से भी कुछ किरणें निकली। ठीक है, उन किरणों को हम धनात्मक कैनाल किरणें या हम उनको एनोड किरणें कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोड किरणें कहते हैं। गोल्डस्टीन ने 1886 के अंदर प्रोटॉन की खोज करी थी। ठीक है, गोल्डस्टीन नाम रखना, पूछा जाए प्रोटॉन की खोज किसने करी तो गोल्डस्टीन ने करी। एनोड, प्रोटॉन जो है धन आवेशित पार्टिकल होते हैं। ठीक है, कौन से पार्टिकल होते हैं? धन आवेशित पार्टिकल होते हैं। विसर्जन नलिका के अंदर उच्च वोल्ट के ऊपर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है कि ये किरणें उत्पन्न होती हैं। ओके, इसके बाद में हम बात करते हैं तीसरे सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में। ठीक है, और उससे पहले हम इसके कुछ गुणधर्म देख लें एनोड के। ये देखो, एनोड के जो किरणें होंगी वो एक हमेशा सरल रेखा में सीधी जाएंगी। ठीक है, एनोड की किरणें द्रव्यमान कणों से बनी होती है, मतलब मास पार्टिकल से बनी होती हैं। ठीक है, और एनोड की किरणें धन आवेशित होती है, ये तो हमने पहले भी देख लिया था। ओके, चलिए अब हम एक टेबल लेके आए हैं आपके लिए। ये टेबल जो है, ये टेबल आपको ध्यान देनी पड़ेगी विशेष तौर पे। रीजन कि इस टेबल के अंदर जो पूछा जाता है आपको, एक तो पूछा जाता है द्रव्यमान के बारे में। अब किसका द्रव्यमान? इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। ठीक है, तो द्रव्यमान आपको जो याद रखना है, यूं तो इसमें AMU, kg और सापेक्षिक तीनों दिए हुए हैं, पर आपको केवल kg वाला याद रखना है। कौन सा याद रखना है? kg वाला याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है
वो 9.109 इंटू 10⁻⁻31 kg किलोग्राम होता है, -31 kg। ओके। प्रोटॉन का 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg। न्यूट्रॉन का 1.675 10⁻⁻27 kg। मतलब ये दोनों तकरीबन सिमिलर हैं द्रव्यमान में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इनका जो द्रव्यमान है वो थोड़ा सा भिन्न है। ओके। दूसरा पूछा जाता है आवेश के बारे में। आवेश के बारे में भी जो पूछा जाता है ना मित्रों, तो वो केवल कूलाम में पूछा जाएगा आपसे। किसमें पूछा जाएगा? कूलाम में। ESU और सापेक्षिक में नहीं पूछा जाता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन है तो ये आपको पता है धन आवेशित है या ऋण आवेशित है? ऋण आवेशित है। तो इसका आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होगा। वैसे धन आवेशित प्रोटॉन का जो आवेश है ये 1.602 इंटू 10⁻⁻19 है। मतलब दोनों के ऊपर आवेश बराबर होते हैं, जितने प्लस होंगे उतने माइनस होंगे, तभी हर परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होगा। कैसा होगा? उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है। इसके अलावा जनरली ये आवेश, विशिष्ट आवेश, इसके बारे में कम पूछा जाता है, पर आप देख लीजिए इलेक्ट्रॉन का 1.76 इंटू 10⁸ और प्रोटॉन का जो पर्टिकुलर विशिष्ट आवेश है वो होता है 9.58 इंटू 10⁴। ठीक है। न्यूट्रॉनों पे तो कोई आवेश और आप होगा ही नहीं, तभी तो वो न्यूट्रल है। ओके ना। तो ये इसका मेन पॉइंट है। एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि परमाणु द्रव्यमान की इकाई, परमाणु का जो द्रव्यमान होता है, मास नंबर होता है, उसको AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, इसका फुल फॉर्म क्या है? एटॉमिक मास यूनिट में निकालते हैं। अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर तो होता है 6 और एटॉमिक मास होता है 12। ठीक है। तो हमेशा जब भी आप क्या करते हो कि कोई भी परमाणु द्रव्यमान इकाई ज्ञात करते हो तो आप उसमें कार्बन के द्रव्यमान का 1/12 लोगे। कितना लोगे? कार्बन के द्रव्यमान को हमने एक आदर्श मान लिया, उसका 1/12, ठीक है, एक EMU के बराबर होगा। ठीक है ना। या इसको 1.660 इंटू 10⁻⁻27 kg ये एक द्रव्यमान मान लेते हैं। किसका? एक एटम का। समझ गए? चलिए, इसके बाद में जो नेक्स्ट स्लाइड आ रही है उसमें हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन के बारे में ये पूछा जाता है ज़्यादातर कि भाई न्यूट्रॉन की खोज सबसे लेट क्यों हुई। तो न्यूट्रॉन की खोज सबसे लेट क्यों हुई, इसके बारे में मैं आपको ये बता दूं कि जो न्यूट्रॉन होते हैं उन पे कोई आवेश था ही नहीं, ना तो धन आवेश था ना ऋण आवेश था, इसलिए इसकी खोज होने में बहुत समय लग गया। ठीक है। और जेम्स चैडविक नाम के वैज्ञानिक ने 1932 में, ठीक है ना, बहुत सालों के बाद में इसके बारे में पता करा। इन्होंने देखा और बताया कि न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है, अनस्टेबल पार्टिकल है। ठीक है। जो हमेशा क्षय होता रहता है, टूटता रहता है, जैसे ये न्यूट्रॉन है। ठीक है। ये न्यूट्रॉन किस में टूट जाएगा? प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, मतलब प्लस और माइनस में, क्यों प्लस माइनस से बनके ही न्यूट्रल बना है, और एक एंटी न्यूट्रॉन के अंदर, इनमें टूटता रहता है। तो ये एक अनस्टेबल पार्ट होता है और ये हमेशा, इस पर कोई आवेश नहीं होगा, ये हमेशा न्यूट्रल होगा। ठीक है। चलिए, आपको अब 3 चीज़ें याद रखनी है। न्यूट्रॉनों की खोज जेम्स चैडविक ने करी थी, प्रोटॉनों की खोज किसने करी थी? गोल्डस्टीन ने करी थी, इलेक्ट्रॉनों की खोज थॉमसन ने करी थी। ये 3 पॉइंट आपको विशेष याद रखने पड़ेंगे। ओके। चलिए, अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं थॉमसन मॉडल। परमाणु की संरचना के लिए कुछ मॉडल बताए गए थे।
जिसमें पहला मॉडल है जे थॉमसन ने दिया था, जिसको हम थॉमसन मॉडल कहते हैं। थॉमसन मॉडल कहता क्या है? ये मॉडल मुख्यतया ये कहता है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कलर। हाँ, ये मॉडल जो है, ये मॉडल हमें ये कहता है कि जो भी एटम होगा वो एक गोलाकार संरचना में होगा। ये देखो, ये गोलाकार संरचना जो है ये तरबूज के आकार की होगी। और जिस प्रकार तरबूज के अंदर, तरबूज तो अपन ने खाया हुआ ही होता है ना, तो हमें जैसे पता है कि तरबूज के अंदर बीज धसे हुए रहते हैं, बीज धसे हुए रहते हैं कि नहीं रहते? ठीक है, वैसे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन धसे हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वाले, ये बीजों की तरह हैं जो एक धन आवेशित गोले के अंदर धसे हुए हैं। ओके, या हम इसमें प्लम पुडिंग मॉडल मान लेते हैं। प्लम पुडिंग मॉडल का मतलब आपने देखा होगा कि क्रिसमस पर जो केक हम यूज में लेते हैं, उस केक के अंदर जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन है और बाकी केक प्रोटॉन है। या हम लड्डू की बात करते हैं, लड्डू तो खाए ही होंगे आप लोगों ने, तो लड्डू में आपने देखा होगा जो इलायची के दाने हैं उनको उन्होंने इलेक्ट्रॉन माना और बाकी जो पूरा मीठा पार्ट होता है उसको उन्होंने धन आवेशित पार्टिकल माना। तो थॉमसन मॉडल ने यहाँ पर बीज, तरबूज के बीज, इलायची, लड्डू के अंदर इलायची या केक के अंदर ड्राई फ्रूट्स, इनको सबसे ज़्यादा महत्वता दी और इन्हीं के अनुसार बताया कि एक परमाणु ऐसे बना होता है। उसके लिए कोई तथ्य नहीं थे उनके पास, पर उन्होंने अपने तरफ से ये बताया। अब जब उन्होंने ये बता दिया, ठीक है, तो कुछ चीज़ों को आपको पता है कि जब भी हम कोई वैज्ञानिक व्याख्या करते हैं किसी भी चीज़ की, तो हमें कुछ बताना पड़ता है कि भाई कैसे उसकी उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो थॉमसन मॉडल ने परमाणु स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करी, कैसे ये इलेक्ट्रॉन में कैसे इनका परमाणु स्पेक्ट्रम बनता है इसकी व्याख्या नहीं करें। ठीक है, और दूसरा, उसी समय में जब थॉमसन ने मॉडल दिया, उसी समय में रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जो अल्फा कणों का प्रकीर्णन का था। तो अल्फा कणों का जो प्रकीर्णन का प्रयोग किया उसको भी थॉमसन मॉडल नहीं समझा पाया। ठीक है ना, इसलिए क्या हुआ, थॉमसन मॉडल को हमने महत्वता नहीं दी। ठीक है, अब थॉमसन मॉडल तो आपने देख लिया। थॉमसन मॉडल के बाद में आता है रदरफोर्ड। एक और वैज्ञानिक थे रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने एक मॉडल दिया था जिसे हम न्यूक्लियर मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मॉडल कहते हैं, या जिसको हम नाभिकीय मॉडल कहते हैं। उन्होंने क्या करा कि जो अल्फा कण पार्टिकल होते हैं, अल्फा कण पार्टिकल जो कि रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स होते हैं, उनको सोने की एक पतली पन्नी पर, सोने की एक पतली पन्नी, बहुत पतली पन्नी होती है, उसके ऊपर उस पर उनकी बमबारी करी। बमबारी मतलब कि उन अल्फा कणों को उन्होंने स्वर्ण पतली पन्नी के ऊपर बम्बार्डमेंट करा। ठीक है, अब ये जो बम्बार्डमेंट हुआ, तो उस बम्बार्डमेंट पर उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले। रदरफोर्ड ने कुछ निष्कर्ष निकाले, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो अल्फा कण होते हैं वो सामान्यतया एक सीधी सरल रेखा में गमन करते हैं। कैसे गमन करते हैं? सीधी सरल रेखा में, मतलब इधर उधर नहीं मुड़ते, वो बिल्कुल भी सीधा जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि जब ऐसे सीधे अल्फा कणों को हमने सोने की पन्नी पर डाला, ठीक है, तो उन्होंने कुछ रिजल्ट यहाँ पर देखे। रिजल्ट क्या देखे कि जैसे ये देखो आप यहाँ पर, ये जो अल्फा कण है ये यहाँ से जा रहे हैं, ये देखो ये सीधे जा रहे हैं अल्फा कण। ये अल्फा कण जो जा रहे हैं ये यहाँ से जब सीधे जाते हैं और ये सोने की पन्नी है इसके ऊपर से गुजरते हैं, तो ये देखते हैं कि इन अल्फा कणों में से वो कण
जो परमाणु के केंद्र के पास से गुजरते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम ये माने कि ये परमाणु है, ये इसका केंद्र है, ठीक है ना। इसके पास से गुजरते हैं, ये पास से गुजरते हैं, वो क्या करेंगे, विचलित हो जाएंगे। जो कण इनके पास से गुजरेंगे उसमें एक विचलन आ जाएगा, ठीक है ना। तो जो कण परमाणु के केंद्र के अत्यधिक पास से गुजरते हैं वे अपने पथ से बड़े कोण पर विवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। और जो कण एकदम केंद्र की तरफ जाते हैं, ठीक है ना, वो वापस उसी पथ पे विवर्तित हो जाते हैं। मतलब बहुत कम, मतलब 20,000 में से एक कण, ठीक है ना। मतलब हम ये मान सकते हैं कि 20,000 जो कण होंगे, 20,000 में से एक कण 180 डिग्री पर विवर्तित हो जाएगा। तो मतलब कितनी कम संभावनाएं हैं। तो यही होता है कि बहुत कम जो होते हैं वो वापस लौट के आते हैं, बाकी सारे विवर्तित होते हैं। तो यहाँ पर हमने जो कण यहाँ से डाला सीधा, ये गए, ये सारे कुछ इधर मुड़ गए, कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ इधर, इधर इधर मुड़ गए, ठीक है। परंतु केवल 20,000 में से एक कण था जो कि 180 डिग्री पर वापस रिफ्लेक्ट बैक हुआ। तो इससे ये पता चला कि जो अल्फा कण होते हैं ये पॉजिटिव होते हैं। कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो उन्होंने कहा कि ज्यादातर जो भाग है इसका, परमाणु का जो ज्यादातर भाग है वो उसमें ऋण आवेश है, क्योंकि धन आवेश वाले पार्टिकल सीधे चले गए, धन आवेश वाले पार्टिकल सीधे चले गए, और बाकी केवल कुछ धन आवेश के पार्टिकल 180 डिग्री पर वापस बाउंस बैक हो गए। और जो केंद्र के पास से गुजरे, कहां से गुजरे? जो केंद्र के अत्यधिक पास से गुजरे उनके अंदर कुछ विवर्तन हुआ। इसका मतलब कि केंद्र में ही धन आवेश था, केंद्र में ही धन आवेश था। तो इन्होंने इससे ये देखा कि केंद्र में धन आवेश है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन एक वर्ताकार गति में चलते हैं। ये रदरफोर्ड ने अपने इस प्रयोग द्वारा प्रदर्शित किया, ठीक है। इसके अलावा हम कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। अगला पॉइंट हम ये देखते हैं कि जब ये प्रयोग किया रदरफोर्ड ने, तो हर प्रयोग के अंदर कुछ न कुछ तो निष्कर्ष निकलेंगे ही निकलेंगे। तो उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि जो भी परमाणु होगा वो दो भागों से मिलकर बना होगा। एक वो भाग जो नाभिक है, न्यूक्लियस है, ठीक है। जैसे हम लोग, ये दो चित्र आपके सामने यहाँ पर प्रदर्शित हो रहे हैं। इन दो चित्रों के अंदर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये वाला चित्र तो बता रहा है थॉमसन मॉडल का। इसमें जितने भी अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं वो सीधे जा रहे हैं, क्योंकि ये पूरा पूरा जो है सीधे जा रहे हैं, क्यों? मूवमेंट नहीं हो रहा, तो ये फेल हो गया। परंतु रदरफोर्ड मॉडल में उन्होंने बोला कि जो कण केंद्र की तरफ जा रहे हैं उसमें से कुछ विवर्तित हो जाएंगे, ऐसे कुछ कण जा रहे हैं तो वो ऐसे बाहर की तरफ चले जाएंगे। ये देखो, ये जा रहा है ना, ये बाहर की तरफ चले जाएंगे। तो इससे प्रदर्शित ये होता है कि इसमें एक नाभिक है और वो धनावेशित है, ठीक है। तो इसमें ये इन्होंने बताया कि जो परमाणु है उसमें एक धनावेशित छोटा भाग है जिसको हम केंद्र कहते हैं, कि और सारा सारा धन आवेश उस केंद्र में संचित है, ठीक है। ये धन आवेशित भाग है। यहाँ पे इसको अपन ब्लैक से बना देते हैं कि इसका केंद्र जो है ये धन आवेशित है, क्लियर। तो दो भागों में, एक तो हो गया नाभिक, केंद्रक, और दूसरा इसका जो बाह्य भाग है, दूसरा इसका जो बाह्य भाग है, एक्स्ट्रा पार्ट है, जो बाह्य भाग है, ठीक है, उसके अंदर ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन, कौन? ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन उच्च वेग से गति करते हैं।
जैसे सूर्य के चारों तरफ ग्रह गति करते हैं सौर मंडल के अंदर। ठीक है ना। ये अब अगला पॉइंट आता है कि जो नाभिक है, जो केंद्रक है, उसके क्या गुण हैं। उसके कुछ गुण धर्म, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो वो क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कि नाभिक जो होता है वो आकार में बहुत छोटा है मित्रों। ठीक है, भारी है क्योंकि सारा धन आवेश वहां पर है। ठीक है, परमाणु का धन आवेशित भाग है और केंद्र में स्थित है। ये नाभिक के गुण धर्म होते हैं। ठीक है, और इसके बाद में हम बात करते हैं कि जब हम किसी भी न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस की हम बात करते हैं, तो उसके अंदर देखो कि जितना भी परमाणु का धन आवेश है, कुल धन आवेश, ठीक है, वो सारा सारा केंद्र में पाया जाएगा और बहुत छोटे भाग में पाया जाएगा। मतलब इसका आकार जो है वो फर्मी में नापा जाता है मित्रों, 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। ये होता है एक फर्मी का मान। अब काफी बच्चे होते हैं ना, जब ये कहेंगे सर आपने एक फर्मी का मान जो है 10⁻⁻13 कर दिया, जबकि हमने कुछ और पढ़ा है। तो कोई नहीं यार, टेंशन ना करो, अपन वो पढ़ेंगे जो तुमने पढ़ा है। अगर मैं 10 की घात, अरे भाई मेरे सही चलो, अगर मैं 10 की घात -15 कर दूं तो ये मीटर हो जाएगा। ठीक है ना। तो फर्क सेंटीमीटर और मीटर का है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो एक फर्मी 10 की घात -15 मीटर या 10 की घात -13 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो बहुत छोटा भाग होता है केंद्र। ठीक है, अगला पॉइंट हम बात करते हैं, नाभिक जो होता है, जो भी केंद्र होगा, उसमें एक न्यूट्रॉन होगा और एक प्रोटॉन होगा। ये जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों उपस्थित हैं नाभिक के अंदर, तो इस नाभिक को हम न्यूक्लियॉन भी कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको हम न्यूक्लियॉन कहेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए न्यूक्लियॉन क्या है, तो वो नाभिक जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों उपस्थित हों, न्यूक्लियॉन कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूक्लियॉन कहलाता है। क्लियर है? ओके, चलिए आगे हम बात करते हैं अगले पॉइंट के ऊपर कि रदरफोर्ड मॉडल के कुछ दोष थे। भाई देखो, हर में आपको क्या होता है कि जब भी कोई आप मॉडल देते हो या कोई भी अवधारणा देते हो, तो वैज्ञानिक रूप से उससे व्याख्या करनी पड़ती है कि भाई क्यों, कैसे हुआ, उसका प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन सब देना पड़ता है। तो कुछ जगहों पर रदरफोर्ड का मॉडल उसको फॉलो नहीं कर पाया, तो वो इसके ड्रॉबैक्स हो गए। क्या हो गए? ड्रॉबैक्स हो गए। तो अब ये ड्रॉबैक्स कौन कौन से थे हम ये देखेंगे। एक मिनट देख लेते हैं, ये ड्रॉबैक्स कौन कौन से थे। पहला ड्रॉबैक था मैक्सवेल के विद्युत गतिकी का सिद्धांत। मैक्सवेल का विद्युत गतिकी सिद्धांत क्या है? मैक्सवेल ने बोला कि जब कोई कण एक वर्ताकार पथ में गति करता है, निरंतर गति करता है, ठीक है ना, तो उसमें से धीरे धीरे ऊर्जा उत्सर्जित होती रहती है, कम होती रहती है। और जब ऊर्जा उत्सर्जित होती है, कम हो जाती है मित्रों, ठीक है ना, तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, अपना बाह्य आकार कम करते करते केंद्रक में आके गिर जाएगा। ठीक है, तो इसके अनुसार एक गतिशील विद्युत आवेशित कण निरंतर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, निरंतर ऊर्जा का उत्सर्जन करता रहता है, जिससे उसकी ऊर्जा लगातार कम होती जाती है। क्या होती जाती है? कम होती जाती है मित्रों। और जब उनकी ऊर्जा कम होती जाती है, तो वो क्या करेगा? क्या करेगा वो क्या करेगा, ये देखो आप इस चित्र से समझ सकते हो कि अगर किसी भी कण की, जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये गति कर रहा है, ठीक है, वर्ताकार पथ में गति कर रहा है, तो इसमें से ऊर्जा बाहर निकल रही है। मैक्सवेल नियम के अनुसार ऊर्जा बाहर निकल रही है। तो धीरे धीरे इसका देखो पथ छोटा होता जा रहा है
और लास्ट में ये इलेक्ट्रॉन केंद्रक में आकर गिर जाएगा और परमाणु नष्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि नाभिक की परिक्रमा करता हुआ इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, ठीक है, जिससे उसकी ऊर्जा कम होती चली जाएगी और इसके फलस्वरूप जो इलेक्ट्रॉन है वो केंद्र में गिर जाएगा और परमाणु नष्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में ये भी आ जाएगा अपना कि ये देखो कि कक्षा की त्रिज्या लगातार कम होती रहेगी, अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा। ठीक है, तो मैक्सवेल नियम को इसने बताया नहीं, इसके बारे में कुछ बताया नहीं, क्योंकि मैक्सवेल के नियम के अनुसार तो ये अनस्टेबल होना चाहिए था। दूसरा, रदरफोर्ड का जो मॉडल था उनने परमाणुओं के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करी, क्योंकि रेखीय स्पेक्ट्रम मॉडर्न परमाणु संरचना में पूछा जाता है, आता है, जिससे हम परमाणु की व्याख्या करते हैं। रदरफोर्ड मॉडल ने उसकी व्याख्या भी नहीं करी थी। ठीक है, तो ये दो इसके ड्रॉबैक्स थे। क्या थे? ड्रॉबैक्स थे। इसके बाद में आता है बोर का परमाणु मॉडल। देखो, पहले हमने जे थॉमसन का मॉडल पढ़ा जो तरबूज जैसा था। दूसरा हमने रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा जिसमें केंद्र पॉजिटिव आवेशित है और चारों तरफ धन आवेशित इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, पर वो मैक्सवेल के नियम को साबित नहीं कर पाया। बोर ने जो मॉडल दिया उन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल के ड्रॉबैक्स पे वर्क किया। तो बोर के परमाणु मॉडल में रदरफोर्ड मॉडल के आवश्यक बिंदुओं को बनाए रखा, ज़्यादातर बिंदुओं को बना रखा, परंतु उन्होंने मैक्सवेल वाला जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, उनके बारे में बताया कि इसमें जो ये कक्षक होंगे ये स्थिर होंगे, डिस्क्रीटेड ऑर्बिट होंगे। ठीक है ना। उन्होंने पहला पॉइंट तो यही बताया कि उसमें धन आवेशित नाभिक होता है, केंद्रक होता है। ठीक है, और ये केंद्रक पूर्ण द्रव्यमान के लिए उत्तरदायी होता है। परमाणु का द्रव्यमान केंद्रक में ही संचित रहता है। ठीक है, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन एक निश्चित त्रिज्या वाले, ध्यान रखिएगा, निश्चित त्रिज्या वाले वृत्तीय कक्षकों में परिक्रमा करेगा, डिस्क्रीटेड ऑर्बिट, निश्चित में। और मित्रों, मैं आपको बता दूं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में घूमता है ना, तो न तो वो ऊर्जा उत्सर्जित करता है और न ही ऊर्जा अवशोषित करता है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम लगता है वहां पे। तो इन्होंने केवल निश्चित कक्षा वाला पॉइंट यहाँ पे रख दिया। इसके बाद में थोड़ा सा ऊपर चला गया ना हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर। हाँ, इसके बाद में इन्होंने बताया कि कक्षक वह होते हैं, किसने? बोर ने बताया कि कक्षक वो होते हैं जिनके लिए इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणन होता है। ठीक है, जिसमें r ऑब्वियसली त्रिज्या के लिए होगा एक निश्चित, हम उसको माने सर्कल को, तो ठीक है, कक्षक का v इलेक्ट्रॉन का वेग है और m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। तो mvr बराबर होता है nh/2 पाई। यहाँ पे ये n जो है ना, ये वाला, ये n जो है मुख्य क्वांटम संख्या है, जैसे स्थिरांक। ओके, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। ये डिपेंड करता है कौन सा ऑर्बिट है, वहां उसका ये स्थिरांक हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है? और इसके बाद में हम बात करते हैं अगले पॉइंट में। वो ये है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर हाइलाइटर यूज कर लेता हूँ, कि जब कोई इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षकों में घूमता है, मतलब एक सर्कुलर कक्षक में घूमता है, ठीक है, तो वह ना तो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, मैंने बताया था आपको, और न ही ऊर्जा को खोएगा, ना निकालेगा न ग्रहण करेगा, कोई दोनों काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसे कक्षकों को मित्रों हम स्थिर कक्षक कहते हैं।
जिसमें ऊर्जा न तो निकलती है और न ही ऊर्जा ग्रहण होती है। ठीक है, तो बोर ने क्या करा कि रदरफोर्ड के परमाणु की स्थायित्व की समस्या को तो खत्म कर दिया। किसको खत्म कर दिया कि ऊर्जा न तो अवशोषित होती है न उत्सर्जित होती है, क्योंकि वो एक निश्चित कक्षा में घूमता है। ठीक है ना, परंतु जब वो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाएगा, मतलब नीचे वाली कक्षा से ऊपर वाली कक्षा में जाएगा या ऊपर वाली कक्षा से नीचे वाली कक्षा में आएगा, तब जरूर वह इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित करेगा या ग्रहण करेगा। ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब इसके अंदर आपको पता है कि नाभिक से ऊर्जा स्तर की दूरी जितनी अधिक होगी, ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। मतलब कहने का मतलब इसमें ये हो गया कि देखो, कहाँ गया ये रहा, ये धन आवेशित नाभिक है। ठीक है, इसमें ये पहला कक्षक है। ठीक है, ये दूसरा कक्षक है, ये तीसरा कक्षक है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन अगर पास वाले कक्षक में है यहाँ पे, तो उसकी ऊर्जा कम होगी। इलेक्ट्रॉन दूसरे कक्षक में तो उसकी ऊर्जा उससे ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन बाहर वाले कक्षक में है तो उसकी ऊर्जा और भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो जब निम्न ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो ऊर्जा अवशोषित करेगा, और उच्च से अगर वो निम्न में आएगा तो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। तो मतलब नीचे से ऊपर जाएगा तो अवशोषित, और ऊपर से नीचे आएगा तो उत्सर्जित करेगा। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले स्लाइड में हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। ये देखो, इसमें क्या होता है, मैं हाइलाइटर ले लेता हूँ। देखो, एक इलेक्ट्रॉन नियत स्थिर अवस्था या कक्षक में घूमता है। ठीक है, जिसको हम उसकी मूल अवस्था कहते हैं, तो उसमें न तो वो ऊर्जा अवशोषित करेगा और न त्यागेगा। पर जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी जाती है तो वह उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंच जाएगा। उच्च ऊर्जा स्तर में कब पहुंचेगा, जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा दी जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित करेगा। ठीक है, उसको हम उत्तेजित अवस्था कहेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि निचले स्तर में आ जाएगा, जब वो ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा। निकालेगा तो नीचे में, ग्रहण करेगा तो ऊपर में चला जाएगा। दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट। समझ में आ गया ना। चलिए, अगला पॉइंट हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो है बोर के परमाणु मॉडल की कमियां। बोर के परमाणु मॉडल में कुछ कमियां थी मित्रों, और वो कमियां कौन कौन सी थी हम इनको देखते हैं। पहला, बोर का जो मॉडल था वो एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले जो तत्व थे, ऐसे तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉन एक से अधिक हो, ठीक है, उसकी व्याख्या नहीं कर पाया। एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों की व्याख्या नहीं कर सका। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं हाइड्रोजन की बात करते हैं, हीलियम की बात करते हैं, लिथियम की बात करते हैं, बेरिलियम की बात करते हैं, इनकी व्याख्या कर लिया क्योंकि ये एक ही इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। पर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाले, ठीक है, जो तत्व थे उनकी ये व्याख्या करने में असफल रहा। पहली कमी इसकी ये थी। दूसरी कमी, आपको ये याद रखना है बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, दूसरी कमी ये थी कि देखो, ये बोर का मॉडल तभी सफल साबित हुआ जब परमाणु में वर्ताकार कक्ष हो, एकदम स्पेरिकल कक्ष हो, तभी वो उसने व्याख्या करी। अगर कुछ कक्ष दीर्घ वर्ताकार है, ठीक है ना, एलिप्टिकल है, तो उनमें बोर का मॉडल फेल है। ओके। तीसरा, चुंबकीय क्षेत्र में जो स्पेक्ट्रमी रेखाओं का और महीन रेखाओं में जो विभाजन है, जिसको हम जीमेन प्रभाव कहते हैं, ठीक है, जीमेन प्रभाव को भी ये नहीं समझा पाया, को समझाने में
असफल रहा। ये इसकी तीसरी असफलता थी। चौथी असफलता थी जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का जो सिद्धांत था उसकी भी ये व्याख्या नहीं कर पाया। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत की भी व्याख्या नहीं कर पाया। कौन? बोर। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट इसमें हम लोगों ने डिस्कस करे। ठीक है ना। तो आज की क्लास में हमने क्या करा, बोर के मॉडल तक परमाणु संरचना पढ़ी। कल की जो क्लास हम लोग लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम परमाणु संरचना में परमाणु संख्या, परमाणविक प्रतीक का निरूपण, परमाणु में इलेक्ट्रॉन का विचरण, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के बढ़ने के जो नियम है, आफबाउ नियम, पाउली का नियम, हुंड का बहुलकता का नियम, संयोजकता, समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम आइसो इलेक्ट्रिक, ये सारे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो आज हम इतना ही रखेंगे क्लास के अंदर। कैसा लगा बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स को, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट करिएगा। ओके, थैंक यू।